हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन शॉट डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो आज के लेक्चर में हम गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गवर्नर अंडर आर्टिकल 153 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन says that there will be a governor in every state। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा संविधान है उसका आर्टिकल 153 है, अनुच्छेद 153 है, वो बताता है कि हर राज्य में एक गवर्नर होगा। गवर्नर ऑफ द स्टेट is the nominal head of the state। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट होता है वो देश का नॉमिनल हेड होता है, उसी तरह गवर्नर स्टेट का नॉमिनल हेड होता है, और उसी के साथ जो गवर्नर है वो हमारा फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट होता है। अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों सेम ही होते हैं। जो काम प्रेसिडेंट का सेंटर में होता है वही काम गवर्नर का स्टेट्स में होता है। इसके बाद आर्टिकल 155 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द गवर्नर विल बी appointed by the President of India। तो जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 155 है वो हमें बताता है कि जो हमारा स्टेट का गवर्नर होगा वो अपॉइंटमेंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट है वो स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करेंगे। जो क्वालिफिकेशन होती है गवर्नर की वो अंडर आर्टिकल 157 के अंडर बताया गया है। जो हमारे संविधान का अनुच्छेद नंबर 157 है उसके अंदर बताया गया है कि जो हमारा गवर्नर होगा उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होगी। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन है कि एज शुड बी मिनिमम 35 ईयर्स। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। जिस स्टेट से वो गवर्नर बन रहे हैं उस स्टेट के वो सिटीजन नहीं होने चाहिए। जैसे कि कोई गवर्नर है, अगर वो पंजाब के गवर्नर बनने के लिए हैं अभी, तो उन्हें पंजाब का सिटीजन नहीं होना चाहिए। उसी तरह अगर कोई राजस्थान का गवर्नर बन रहा है तो वो गवर्नर राजस्थान का सिटीजन नहीं होना चाहिए। वो अकॉर्डिंग टू 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 देयर कैन बी वन गवर्नर for more than one state। जो हमारा संविधान संशोधन था, 7वां संवैधानिक संशोधन जो 1956 में हुआ था, उसके तहत एक व्यक्ति एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स का भी गवर्नर रह सकता है। जैसे कोई एक गवर्नर है वो पंजाब प्लस हरियाणा दोनों का हो सकता है, या इसके साथ एक और राजस्थान का भी हो सकता है। मिनिमम एक का होगा, जैसे पंजाब का हो गया,
और मैक्सिमम हो सकता है, ये नहीं कि जैसे एक ही हो सकता है कि जैसे चीफ मिनिस्टर होगा, वो चीफ मिनिस्टर हर स्टेट का अलग अलग होगा, एक चीफ मिनिस्टर दूसरे स्टेट का चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता एक ही टाइम पे। लेकिन गवर्नर है वो एक बार में एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर बन सकता है। ये आया था 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि एक गवर्नर एक बार में कितने स्टेट्स का गवर्नर रह सकता है। तो एक बार में एक से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर रह सकता है। ये 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत बताया गया था। और अगर कोई गवर्नर बना है तो उनको ओथ दिलानी पड़ेगी। वो अंडर आर्टिकल 159 के तहत होता है, जिसमें होता है कि जो कोई भी गवर्नर बना है तो उनको ओथ दिलाएगा उस स्टेट का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और अगर चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे तो जो सीनियर मोस्ट जज है हाई कोर्ट के, वो उनको ओथ दिला सकते हैं। जैसे अगर हरियाणा का गवर्नर बन रहे हैं तो उस टाइम पे उनको जो ओथ दिलाएंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा एंड पंजाब गवर्नमेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाएंगे। और अगर वहाँ के चीफ जस्टिस उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम पे जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उस हाई कोर्ट के, वो उनको ओथ दिला सकते हैं। यह आर्टिकल 159 के अंडर होता है। इसके बाद इनका टर्म आता है। तो टर्म होता है जो गवर्नर का वो 5 ईयर्स का होता है। अगर इनको रेजिग्नेशन देना हो तो गवर्नर अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। अगर गवर्नर की सैलरी की बात करते हैं तो इनको 3.5 लाख रुपीस पर मंथ दी जाती है, प्लस 50% इनकी सैलरी होती है आफ्टर रिटायरमेंट। जब इनका टर्म खत्म हो जाएगा उसके बाद इनको 50% सैलरी भी मिलेगी। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो गवर्नर का काम होता है जो राज्य में जो भी काम हो रहा है उस काम को सेंटर तक बताने का काम गवर्नर का होता है। हम गवर्नर को सेंटर का खबरी भी मानते हैं, क्योंकि स्टेट में जो भी काम हो रहा है उस सारे काम को बताएंगे, प्रेसिडेंट को बताएंगे, प्लस जो प्राइम मिनिस्टर है उनको बताएंगे। ये सारा काम गवर्नर करता है। अब जो स्टेट के गवर्नर है उनके पास कुछ पावर्स भी होती हैं, क्योंकि वो स्टेट के नॉमिनल हेड है तो कुछ पावर्स उनके पास होंगी। इसमें सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो गवर्नर एज बीइंग अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, वो कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं स्टेट्स में। जैसे चीफ मिनिस्टर हो गया उस स्टेट का, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट हो गया, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, चेयरमैन ऑफ
तो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है हमारे गवर्नर की, उसमें सबसे पहले होता है कि वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं उस स्टेट के। उसके बाद जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको अपॉइंट करते हैं। उसके बाद जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उनको अपॉइंट करते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, उसके चेयरमैन को अपॉइंट करती है, जो मेनली स्टेट पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं, डीएसपीज होते हैं, जेल सुप्रिटेंडेंट होते हैं, इनको अपॉइंट करने का काम होता है। कुछ प्रोफेसर्स होते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं स्टेट पीसीएस। तो उसका जो चेयरमैन हो गए उनको भी अपॉइंट करेंगे हमारे गवर्नर उस स्टेट के। देन उसके बाद जो स्टेट माइनॉरिटी कमेटी है, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, जो स्टेट एससी कमीशन है, स्टेट एसटी कमीशन है, जो इन सारे माइनॉरिटीज़, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनके वेलफेयर के लिए जो कमीशंस बनाए गए हैं उनके चेयरमैन को भी अपॉइंट करने का काम हमारे गवर्नर का होता है। फिर उसके बाद आता है जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, उसके चेयरमैन को अपॉइंट करने का काम भी गवर्नर का होता है। फिर उसके बाद जो एडवोकेट जनरल होगा स्टेट का, उसको भी अपॉइंट करेंगे हमारे गवर्नर साहब। उसके बाद जो हमारे गवर्नर होते हैं वो जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उन सभी के चांसलर होते हैं गवर्नर। हमारे जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उन सभी स्टेट यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होंगे वो उसी स्टेट के गवर्नर होंगे। लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी में जाके देख सके कि किस तरह का एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे मैनेजमेंट किस तरह का चल रहा है। इसलिए वो सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को भी अपॉइंट करते हैं जो उस यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को देख सके मेनली। इसके बाद मिलिट्री पावर्स आती हैं गवर्नर की। तो गवर्नर के पास ऐसा कोई मिलिट्री पावर नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो मिलिट्री पावर है वो स्टेट के अंडर नहीं होती बल्कि वो सेंटर के अंडर होती है। और सेंटर के अंडर होने की वजह से वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर होती है, इसलिए गवर्नर के अंडर वो नहीं होती। ये गवर्नर की इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर में है कि अगर गवर्नर को लगता है कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो वो स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट को बोल के। अब आता है जुडिशियल पावर। तो जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम भी गवर्नर का होता है। बाद अगर कोई बिल गवर्नर को प्रेजेंट किया जाता है स्टेट असेंबली से पास होने के बाद, जब गवर्नर के पास जाता है तो उसके पास 3 तरह के राइट्स होते हैं। या तो उसको साइन कर दे बिल को, ये मनी बिल के केस में होता है। सेंडिंग बैक टू असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन। ये जनरली ऑर्डिनरी बिल के केस में होता है। थर्ड होता है टू रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट। तो जो पावर्स होती है उसमें होता है कि या तो वो डायरेक्ट उस बिल को साइन कर दे और साइन करने के बाद वो बिल से एक्ट बन जाए। दूसरा होता है कि उस बिल को असेंबली में वापस भेज दे कुछ उसमें चेंज कराने के लिए, और जैसे ही वो चेंज हो जाए उसके बाद वो दोबारा से गवर्नर के पास आए और गवर्नर उस पर साइन कर दे। ये ऑर्डिनरी बिल के केस में होता है। तीसरा होता है कि वो उस बिल को रिजर्व करके रखे और प्रेसिडेंट को दिखाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।